कल हमने ये पढ़ा था कि एचो थ्योरम से कंट्रास्ट ट्रेड बेस्ड इन on comparative advantage and comparative advantage based on difference in factor endowment. There is a great portion of international trade which is based on economies of scale or increasing return to scale, which is not explained by Echo theory. So we are studying in this chapter the other related or complementary theory which explain that portion of trade which is not explained by Echo theory. One source of international trade which is different than the Echo theorem explanation is the economies of the scale. बच्चे आप थोड़ी सा ठहर के बात कर लीजिएगा तोकीर हसन Products, economies of scale mean product manufactured by international corporations have parts and components made in many different countries. Economies of scale की वजह से जो हमारी ट्रेड है वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है जिनमें एक चीज़ है आउटसोर्सिंग या ऑफशोरिंग उसे कहते हैं कि एक तो हमने पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अगर आप लार्ज स्केल पे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका तो आपकी पर यूनिट कास्ट जो है वो डिक्रीज होती है। ये जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस पे बेस्ड ट्रेड हमने कल स्टडी की थी। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हैव पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मेड इन मेनी डिफरेंट नेशंस। ये भी ट्रेड का एक पोर्शन होता है जैसा कि आपको पता है कि एप्पल जो कि अमेरिकन कंपनी है उसके जो फ़ोन है वो बनते चाइना में है। इस तरह जो डिफरेंट किस्म के पार्ट्स और कंपोनेंट्स या तो कुछ कंपनीज बनाती है दूसरी कंट्रीज में, जबकि कुछ ऐसे हैं कि वो खुद नहीं बनाती बल्कि वो दूसरी कंट्री से खरीदती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत सा हिस्सा जो है पार्ट्स और कंपोनेंट्स की ट्रेड जो सी है उस पर बेस करता है और इसका ताल्लुक भी असल में इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स पे है कि अगर कोई भी फर्म या नेशन जो सी है वो सिर्फ किसी चीज़ का एक स्पेशल पार्ट या एक ही चीज़ जो सी है वो एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करे तो आपकी पर यूनिट कास्ट जो सी है वो डिक्रीज होगी। तो एक तो अदर सोर्स ऑफ जो है इंटरनेशनल ट्रेड उसमें यही है कि आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग मीन importing components and producing good at home or producing good abroad and importing it again. Significant international economies of scale comes from मतलब international economies of scale का source क्या है outsourcing and offshoring. Outsourcing mean purchase by firm of parts and components abroad in order to keep cost down. कि कोई भी आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं कंप्यूटर है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है किसी और कंट्री में बहुत चीपर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर लें, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता है कि आप वो चीज़ खुद ही अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन आपकी जो लेबर है वो एक्सपेंसिव है तो आप अपनी फर्म का प्लांट किसी ऐसे कंट्री में लगा देते हैं जहाँ पे आपकी लेबर चीपर हो। इस चीज़ को कहते हैं ऑफ शोरिंग। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी इस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आप नोट कर लें। बाद में हम मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। तो offshoring mean कि firm producing in its own plant abroad some of the parts and components used in its production। कि प्रोडक्शन बाकी जो है वो आप अपने कंट्री में कर रहे हैं लेकिन आप चीपर लेबर के लिए उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है आप किसी और कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं। Trade based on product differentiation and monopolistic competition. Product differentiation and monopolistic competition इन टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हैं माइक्रो में। ट्रेड्स का इससे क्या रिलेशनशिप है कि जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट आइडेंटिकल वो बिल्कुल एक जैसी भी नहीं होती एंड नॉट डिफरेंशिएटेड बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवीज देन अ कंट्री
may export some type of cars and it is importing the other types of cars. So it also a source of trade. This is called the product differentiation. Second source is standardization in homogeneous products. Identical products, for example, agricultural products, which are maybe labor intensive. In this case कि आप एक प्रोडक्ट कौन सी है वो एक हायर लेवल पे उसके एक स्टैंडर्ड बना के उसके लेवल की प्रोड्यूस जब करते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट्स भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं. And monopolistic competition, the market organization where there are many firms selling a differentiated product and entry into or exit from the industry is easy. ये भी एक सोर्स है प्रोडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड का. किस तरह से कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई भी फर्म जो कॉम्पिटेंट लेवल की नहीं होती उसको मार्केट छोड़नी पड़ती है, उसका प्रॉफिट जो सा इतना नहीं होता कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए. जब इंटरनेशनल ट्रेड ओपन होती है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो सा और स्ट्रांग हो जाता है. तो उसमें सिर्फ वही फर्म जो सी हैं वो चल पाती हैं जो कि एक बड़े स्केल पे लोअर कास्ट में चीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. International trade can involve the exchange of differentiated products of the same industry or broad product group. It leads to intra-industry trade in differentiated products as opposed to inter-industry trade in completely different products. It allows the economies of scale in production. एचओ थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि दो कंट्रीज बिल्कुल या दो नेशन डिफरेंट गुड्स जो सी हैं उनको बनाते और आपस में एक्सचेंज करते हैं. लेकिन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में डिफरेंट नेशन या कंट्रीज एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाते और उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं. Intra-industry trade theorem, if we compare it with the HO theorem, there are some contrasts which will clarify the difference. First of all, trade in HO model या HO theorem model based on the factor and domain differential, but intra-industry trade is based on the product differentiation and economies of scale and will likely be larger for the nation of similar size and factor proportion. HO theorem में हमने पढ़ा था कि factor and domain जितनी different होगी उन दोनों countries के दरमियान trade भी उतनी ही ज्यादा होगी. जबकि और फैक्टर उनकी फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंट होगी. जबकि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ये कहती है कि दो सिमिलर इकोनॉमी हो उनकी फैक्टर एंडोमेंट सेम हो तो उनके दरमियान ट्रेड जो है वो ज्यादा होगी एंड इट विल बी बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Second comparison है with differentiated products produced under economies of scale. Pre-trade relative commodity prices may not accurately predict pattern of trade as they do under the HO theorem. HO थ्योरम या मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि प्री ट्रेड ट्रेड से पहले रिलेटिव प्राइसेस जो चीपर होगी जिस नेशन में गुड वो एक्सपोर्ट करेगा दूसरी चीज वो इंपोर्ट करेगा. लेकिन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में प्री ट्रेड जो प्राइसेस में डिफरेंट है वो ये नहीं बताएगा कि ट्रेड का पैटर्न क्या होगा, बल्कि बाद में ये स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट वो एक्सप्लेन करेगा कि दो नेशंस के दरमियान ट्रेड पैटर्न क्या होगा. थर्ड पॉइंट इज HO model predicts trade will lower returns to nations scale factor. While intra-industry trade based on economies of scale, it is possible for all factors to be. HO model में जब हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट पढ़ा था तो it says that nation scale factor of production जो है उसके जो अर्निंग पहले हायर होंगी with the opening of trade it will decrease. लेकिन इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में ऐसा नहीं होता. इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में there is a possibility कि सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम जो है it will increase with the passage of time. Intra-industry trade is related to sharp increase in international trade in parts and components of a product or outsourcing. In case of intra-industry trade, एक बड़ा portion trade है, it is based on the parts and the components of a commodity. For example, अब गाड़ियों की components या parts मंगवा के उन्हें assemble कर लें तो जाहिर है कि इसमें अपने सिर्फ parts की trade हो रही है, गाड़ियों की trade नहीं हो रही. अब इसको हम इसमें नतीजा अखज़ करना चाहें कि HO थ्योरम में कंपैरेटिव एडवांटेज पे बेस करता है और जो हम इंटर इंडस्ट्री ट्रेड पढ़ रहे हैं we will say that comparative advantage determines pattern of inter-industry trade more likely with this similar factor endowment, while the economies of scale in differentiated products we explain the intra-industry trade. We will say more likely with similar factor endowment country will trade more with each other. इस डिफरेंस को आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि कंपैरेटिव एडवांटेज डिटरमिन्स द पैटर्न ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड while the economies of scale in differentiated products determines the pattern of intra-industry.
How we may measure the intra-industry trade. It's an index which explains that how we can measure the extent of level of intra-industry trade. Intra-industry trade is given by capital T, which is equal to 1 minus x minus m divided by x plus m. यहाँ पे x mean exports, m mean imports और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वजह से इट इज द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री. किसी भी एक सिंगल इंडस्ट्री में आपने देखना हो कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या है, मतलब गाड़ियां, तो आप एक नेशन गाड़ियों की जितनी एक्सपोर्ट्स करती हैं उसे एक्स प्रेजेंट करेंगे और जितनी गाड़ियां इंपोर्ट करती हैं उसे एम से प्रेजेंट करेंगे. अगर एक नेशन या एक कंट्री सिर्फ गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक्स की जो भी अमाउंट है यहाँ पे एम जीरो होगा. और यहाँ पे नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें भी एक्स 10 है फॉर एग्जाम्पल और एम जीरो हो, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 आंसर जीरो होगा. इट्स मीन कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज जीरो. लेकिन अगर एक नेशन एक किस्म की 10 गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रही है और दूसरी किस्म की 10 गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है, तो 10 माइनस 10 ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे 10 प्लस 10 यहाँ पे 20 आ जाएगा. जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी इक्वल टू जीरो एंड 1 माइनस जीरो विल बी इक्वल टू 1 एंड सो अमाउंट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड विल बी इक्वल टू 1. अब अगर आपका आंसर जीरो आए तो इसका मतलब है कि ये नेशन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रही. जबकि अगर आपका ये आंसर दोनों से 1 आए तो इसका मतलब ये है कि इस नेशन में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड उस इंडस्ट्री की, अगर आप गाड़ियों की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसी इंडस्ट्री की इंपोर्ट्स के बराबर हैं. यहाँ पे मैंने इनकी अमाउंट यानी कि नंबर ऑफ कार्स लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे आप उनकी डॉलर वैल्यू भी ले सकते हैं जिस अमाउंट में आप उस चीज इंडस्ट्री की गुड्स एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट कर रहे हैं. What are the key characteristics of an inter-industry trade? Inter-industry trade is based on the comparative advantage among nations. Inter-industry trade is based on the product differentiation and economies of scale. Number two, with inter-industry trade, free trade relative commodity prices may no longer accurately predict the pattern of trade. Number three, while the HO model predicts that trade will lower the returns of nations' space factors, the inter-industry trade, it is possible for all factors to gain. ये points मैंने पहले भी explain किए हैं. Once again ये उन्होंने key characteristics कंपैरिजन के तौर पे दिए हैं. नंबर फोर, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज रिलेटेड टू द शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड इन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स. जबकि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में जो कि हमने एच में पढ़ा था उसमें पार्ट्स एंड कंपोनेंट की ट्रेड की कोई उसमें नहीं थी मेंशन. इंटर इंडस्ट्री ट्रेड arises more between nations with similar taste and income level, while most of the trade between developed and developing countries is inter-industry trade. An increasing proportion of trade among industrial countries is intra-industry trade. Once again, measuring the inter-industry trade वो आपके पास दिया हुआ है. P is equal to 1 perfect inter-industry trade, 0 perfect inter-industry trade. केस स्टडी 6/2 दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स. केस स्टडी 6/3 वैरायटी गेन्स विद इंटरनेशनल ट्रेड्स. 6.4 से हम फार्मर मॉडल, ये इसको हम नहीं करेंगे, इधर भी स्किप ही है ना, तो बच जाता है इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड को और उसको हमने कंपैरिजन किया है एचओ थ्योरम से. इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको आज खत्म करके आगे हम प्रोडक्ट साइकिल मॉडल हम कल कर लेंगे. कल भी मैंने आपको बताया था और दिखाई भी थी, मैं फिर बता रही हूँ. जिन बच्चों ने सेम ही असाइनमेंट्स अपलोड की हुई हैं उनको उनके मार्क्स इसी हिसाब से मिलेंगे. आप इसको देख के आए और साथ साथ पढ़ें. अगर यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई और ना भी हुई, हर सूरत आपके एग्जाम्स होने हैं, जरा सीरियसली लें स्टडीज को.
प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सेम डायग्राम है जो आप माइक्रो में पहले कर चुके हैं। इधर इन्होंने दी हुई है मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड कर्व, these are shown with the blue lines. Equilibrium will be where marginal cost is equal to marginal revenue at point E. 3 units will be produced of this given commodity and price will be equal to average cost given by point A, which will be $4 per unit. इस डायग्राम को वैसे आप रहने भी दें क्योंकि इसका इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे डोमेस्टिकली हो। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है, ये मैंने आपको दिया था। इसकी डायग्राम आप कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छी बनाई हुई है जबकि कुछ बच्चों ने इस डायग्राम को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनाया हुआ। इसकी डायग्राम की अब दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं आपको सिर्फ एक तो ये कि इसको कहते हैं ट्रेड बेस्ड ऑन डायनेमिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है किसी भी कंट्री में विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो जब हम टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसमें टाइम को भी कंसिडर करते हैं। When we consider the time, then it is not a static model, it becomes the dynamic model. इसका original version it was presented by Vernon in, yeah, explained by Vernon in 1966. उसमें जो 1966 में वर्नन ने एक्सप्लेन किया वो था टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, और उसका ये कहना था कि लॉट ऑफ ट्रेड बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बेस्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी, कि टेम्पोरेरी जब एक कंट्री कोई भी नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि दूसरे कंट्री अभी नहीं बना सकते होते, तो उस कंट्री का उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में मुनाफी होती है। जब तक उसकी मुनाफी होती है वो इसको एक्सपोर्ट भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी प्राइस भी चार्ज करता है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम दूसरे कंट्रीजों से उसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको कम टाइम में एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी डायग्राम ये साइड है, शुरू ही प्रोडक्ट साइकिल मॉडल से हो रही है, लेकिन अगर आप इसको बुक से निकाल के देखें तो वहाँ पे पहले टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल भी दिया हुआ है। तो आज हमने इंटर इंडस्ट्री ट्रेड पढ़ के और उसको एचओ थ्योरम से कंपेयर किया है। इसमें कोई भी डायग्राम अगर आप समझना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, अभी आपकी क्लास के कुछ थोड़ा सा टाइम है। अदरवाइज हम प्रोडक्ट साइकिल मॉडल कल ही शुरू करेंगे ताकि उसके साथ मिक्स हो जाए। कल ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा जितना हम इसमें से करें। सब बच्चे जो बाद में भी आए हैं वो अपने रोल नंबर एंटर कर दें। सीआर एक्सेल की फाइल मुझे भेज दीजिएगा जो आप कह रहे थे। अब इस क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।